नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे एसके दुबे बायोलॉजी क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पे हम लोग अंसाल पेपर में सेट 3 2019 तक 2019 348 एफयू का किए थे। आज जो हम लोग का सेट होगा जीव विज्ञान अंसाल सेट 4 चौथा नंबर सेट होगा, है ना। चौथे सेट 2019 का 348 एफयू होगा कोड नंबर। ये पेपर के संकेतांक कोड होते हैं ये सत्र, ठीक है। आइए देखते हैं कि उसमें कौन कौन से सवाल का मतलब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, एक प्राकृतिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन है, एक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, द लास्ट 4, 4। तो इसके पहले आपको यह बताया जा चुका है कि कितने लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। जब दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाया गया था पुष्पों में लैंगिक जनन, तो वहां पे आपको पुमंग की संरचना बताई गई थी। ठीक है, पुंकेसर जिसमें पुतंतु था, है पुंकेसर और नर भाग को कहते हैं। कुल मिला के ऐसे एक संरचना आपको बताई गई थी। यहां पे मैं बना रहा हूं, ऐसी संरचना आपको बताई गई थी, है ना। तो इसको हम पुतंतु कहते थे, पुतंतु, पुमंग, परागकोश, और इसमें जो डॉटेड रूपी संरचनाएं थी उनको हम कहते थे परागकण। तो यहां पे आपको बताया गया था कि जब इसका हम टीएस देखते हैं, काट के अध्ययन करते हैं, तो 2 पालियों में ये बटी होती हैं और 2 पालियों में ऐसी कुछ संरचनाएं होती हैं। ठीक है, जब इसको काटा जाता है तो ऐसी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। अर्थात कहें कि 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ, तो परागकणों की संख्या, परागकोशों में लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी हो गई? 2 नीचे और 2 ऊपर की तरफ, यानी 4। ऑप्शन क्या है? सही है, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री में अंतःरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? क्वेश्चन है, स्त्री में
अंतःरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है। तो यहां पे आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि मोरुला अवस्था, दूसरा कह रहा है गैस्ट्रुला अवस्था, तीसरा है ब्लास्टुला अवस्था, देन लास्ट है निरूला होता है, न्यूरला अवस्था। ठीक है, तो स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है, मोरुला अवस्था, गैस्ट्रुला अवस्था या फिर ब्लास्टुला अवस्था, निरूला अवस्था। तो आपको चौथे नंबर चैप्टर में बताया गया था जनन अवस्था में कि ZIFT के तहत कब 8 से अधिक स्टेज का होता है, तो जाइगोट में ट्रांसफर कराया जाता है, ब्लास्टुला में गर्भाशय में। ठीक है, जबकि कम में होता है, ब्लास्टुला का स्टेज 8 से कम होता है तो उसको अंडवाहिनी के तहत, और जब 8 से अधिक होता है तो डायरेक्ट किसमें, गर्भाशय में ट्रांसफर कराया जाता है। तो इस आधार पे जो अंतःरोपण प्रक्रिया कब कहा जाता है, अंतःरोपण प्रक्रिया जब 8 से अधिक अवस्था में होता है जाइगोट, उस स्थिति में हम ब्लास्टुला को प्रवेश कराते हैं और वो ब्लास्टुला ही होता है। ठीक है, अंतःरोपण प्रक्रिया ब्लास्टुला अवस्था होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्मजीव किस गैस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन है तालाब से जुड़े पानी, सॉरी ये तालाब के पानी होगा, क्वेश्चन में थोड़ा था, तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्मजीव किस गैस का उपयोग करते हैं। अब यहां पे जो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, देन लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो देखिएगा, तालाब के पानी में यानी तालाब में रहने वाले, ठीक है,
जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्मजीव, यानी जो भी सूक्ष्मजीव है वह किस गैस का उपयोग करते हैं, यह क्वेश्चन है हमारा। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस का तो तालाब में उपयोग होगा नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया जो भी है वह स्थल पे पाई जाती है लगभग, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो जीव लेंगे नहीं। अब यहां पे हाइड्रोजन गैस तो होना ही नहीं है, तो ऑक्सीजन गैस को, यानी उसमें घुलित मात्रा में जो ऑक्सीजन होती है तालाब में, उसको लेने का कार्य करते हैं जो भी सूक्ष्मजीव होते हैं छोटे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन है कौन एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन है लाइगेज, एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है, काइटिनेज, तीसरा जो ऑप्शन है काइटिनेज कोई नहीं, चौथा ऑप्शन। तो यहां पे यहां पे लाइगेज है, एंडोन्यूक्लियेज है, काइटिनेज है और कोई नहीं है। क्या कह रहा है कि कौन एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। तो आपको पता है कि एंडोन्यूक्लियस डीएनए खंडों को तोड़ने का कार्य करता है, छोटे छोटे अणुओं में बांटने का कार्य करता है। काइटिनेज यहां पे होगा नहीं, ठीक है। तो लाइगेज एंजाइम हमारा क्या होता है, सबसे शुद्ध होता है। जो लाइगेज क्या करता है, लाइक प्रोटीन के साथ मिलके इसको यह बनाने, डीएनए खंडों को एकत्रित करने का कार्य करता है, यानी जोड़ने का कार्य करता है। तो यहां पे ऑप्शन जो सही है वो क्या है, लाइगेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन है एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो यहां पे जब परागकण की संरचना आपको पढ़ाई गई थी तो कुछ इस तरह की संरचना थी, जिसमें दो तरह के, ऐसे करके दो तरह के, मतलब एक्साइन और एंटाइन दो होती हैं, और स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती हैं। तो यहां पे जो नाम होगा परिपक्व परागकण में, तो आउटर रिगमेंट, बाह्य आवरण, इनर आवरण और टेपिटम, ठीक है। तीन होगा जो क्या करेगा, परिपक्व परागकण की समाहित कोशिकाओं के नाम होते हैं, ठीक है। किसकी बनी होती है, तो अधोस्तरीय कोशिका की बनी होती है। जो एक्साइन और एंटाइन की बनी होती है स्पोरोपॉलिनिन से क्या होती है, स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती हैं, जो परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसमें बिना गुणसूत्र नियंत्रण स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृत करने की क्षमता होती है। यहां पे मैं बताया हूं बाह्य और
लिख भी दे रहा हूं, बाह्य आवरण, अंतः आवरण, टेपिटम। अब ये बाह्य आवरण किसकी बनी होती है मैं बता दे रहा हूं, सिर्फ अधोस्तरीय कोशिका की बनी होती है, जो जल्द ही क्या करती हैं, अंतः आवरण का निर्माण कर लेती है। बाह्य आवरण टेपिटम, और उसमें उपस्थित जो स्पोरोपालिनिन होती है एक्साइनेंटाइन के अंदर, जो परागकण को क्या करती है, लंबे समय तक सुरक्षित करने का कार्य करती है। एक तो ये हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज अगर हम बात करें, दो भित्ति हो गई, बाह्य भित्ति और अंतः भित्ति, उसके बाद टेपिटम और स्पोरोपालिनिन। इसके बाद अगर उसकी बात करते हैं कि कैसे उनका निर्माण होता है, तब हम बताते हैं कि समसूत्री विभाजन होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब जाके निर्माण होता है। तो उन सब चीजों को मैं यहां नहीं बता रहा हूं क्योंकि शार्ट समय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक क्लोनिंग संवहक, किसी एक क्लोनिंग संवहक का नाम लिखिए, जिसमें बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर या कोशिका के अंदर समृद्धि, मतलब प्रतिकृति की क्षमता होती है। तो यहां पे किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसमें बिना गुणसूत्रीय। आपको पता है कि सब में क्या होता है, डीएनए और जीन के खंडों को तोड़ के क्लोनिंग कराया जाता है, जबकि यहाँ पे जीवाणु एक ऐसी जीव है, ठीक है। किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसमें गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र जीवाणु से कोशिका के अंदर, तो प्लाज्मिड होता है। यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा, प्लाज्मिड होता है। जो प्लाज्मिड क्या करता है, एक या एक से अधिक कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक से अंडाशय से मोचित करता है। क्वेश्चन कह रहा है उस कोशिका, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए, जिसमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। अंडाशय से मोचित करता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी पुटक फटकर
द्वितीयक अंडक को क्या करता है, अंडाशय से मोचित करता है। तो जब हम तीसरा चैप्टर पढ़े थे तो वहां पे आपको ओवुलेशन प्रक्रिया बताए थे कि सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री से फिर क्या होता है, प्राथमिक लेयर बनता है, ग्राफियन पुटक का लेयर बनता है, फॉलिकल लेयर, फिर सेकेंडरी फॉलिकल लेयर, फिर टर्शियरी, फिर ग्राफियन का निर्माण होता है। सारे तीनों मिलके क्या करते हैं, तीनों लेयर मिलके एक पुटक का निर्माण करते हैं जिसे ग्राफियन पुटक कहते हैं। और वही ग्राफियन पुटक क्या होती है, जिसमें अंड कोशिका सुरक्षित होती है, वही ग्राफियन पुटक फटकर बाहर होती है अंडाशय को, तो उसे हम कहते हैं अंडोत्सर्ग प्रक्रिया, अंडोत्सर्ग प्रक्रिया। ठीक है, उस प्रक्रिया का जो नाम होता है वह अंडोत्सर्ग प्रक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शाकाहारी जीवों में अपने आहार पूर्ति करने के लिए उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि शाकाहारी जो जीव होते हैं वह क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। सबसे पहले उत्पादक पेड़ पौधे, सबसे पहले कौन, पेड़ पौधे जो उत्पादक होंगे, उसके बाद से इसको शाकाहारी जंतु, प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद से जो इसको खाएंगे उसे द्वितीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता, है ना। कुल मिला के इनको हम उपभोक्ता नाम देते हैं, लेकिन पेड़ पौधे उत्पादक, शाकाहारी, फिर उपभोक्ता, इनको सर्वाहारी भी नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम का सर्वप्रथम किसने, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था। तो यहां पे जो क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम को किसने खोजा था, किसने खोजा था। तो यहां पे आंसर जो होगा वह लैंगडोन डाउन होगा। कौन होगा, लैंगडोन, लैंगडोन डाउन ने, है ना, लैंगडोन डाउन ने किया था इसकी खोज। और क्या हुआ, लैंगडोन डाउन यह किसके कारण होता है, किस गुणसूत्र के, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि किसने किया था तथा कब, किस गुणसूत्र के कारण होता है। तो मैं बता दूं कि यह लैंगडोन डाउन ने बताया कि एकाधिसूत्रता के कारण, यानी 21वें नंबर गुणसूत्र के एकाधिसूत्रता के कारण यह रोग होता है। 21वें नंबर गुणसूत्र, 21वें गुणसूत्र, हाँ यहाँ पे 21वें गुणसूत्र के एकाधिसूत्रता के कारण होता है। ठीक है, अगला है डीएनए और आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का रासायनिक नाम लिखिए, है ना। तो डीएनए और आरएनए में आप यहाँ पे बता दोगे कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी होती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की बनी होती है, जबकि आरएनए 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की बनी होती है। इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाए जाते हैं। इसमें जो नाइट्रोजनस बॉन्ड 3 घटक समूह होते हैं, इसमें 2 होते हैं, मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए में होते हैं, जबकि आरएनए में 2 ही होते हैं। तो इस तरीके के आप क्वेश्चंस को आंसर दे लीजिएगा। अगले पार्ट में मैं आपको सेट नंबर 5 लेके बताऊंगा कि सेट 5 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से तैयार कर लोगे। 3 नंबर और 5 नंबर के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप खुद से तैयार करते रहिए, जिससे आप अधिक से अधिक नंबर ला सकें। धन्यवाद।